ऑपरेशन सिंदूर। कि गोली का जवाब गोली से। भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशन को अब कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में बोला था कि चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो खेलो। करण जी, वीडियोस तो रफेल गिरने का भी है, तो क्या एक वीडियो आप मुझे बता दें जहाँ रफेल गिरने का एक वीडियो बता अरे दें। पूरा मलबा दिखा था उस कहाँ समय दिखा तो। है? नहीं दिखा है। और उन्होंने उन परिवारों को निशाना बनाया जो हिंदू थे। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो पहलगाम हमले को 1 साल हो चुका है। साथ ही आज वो तारीख है जब पहलगाम हमले का भारत ने बदला लिया था। ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन जो शुरू से अंत तक सुर्खियों में ही रहा। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बैठे हैं करण विजय शर्मा जी। अगर करण विजय शर्मा जी को आप नहीं जानते तो मैं आपको इनका एक छोटा सा परिचय दे दूं कि ये एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने अपनी पैनी नज़र बनाई हुई थी। कई घटनाएं ऐसी हुई जो इनके सोशल मीडिया से पूरे देश तक पहुंची कि हमारे देश ने क्या क्या किया। तो करण विजय शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो इस पे चर्चा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर ही क्यों? तो आप होते तो क्या क्या लगता है आपको कि ये नहीं रखना चाहिए? अगर हम देखें तो पहलगाम में आतंकवादी घुसे हैं। अगर आप कश्मीर का मैप देखें तो एक जगह पीओके और एक पहलगाम इस जगह है। वहां से ये पूरा लाइन क्रॉस करके ये हमारे अंदर तक आए हैं, ठीक है। और उन्होंने उन परिवारों को निशाना बनाया जो हिंदू थे। उन महिलाओं के पति या चाहे किसी बेटी के पिता, उनको निशाना बनाया जस्ट बिकॉज वो हिंदू नहीं थे। उनको देख के उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। जब कलमा नहीं पढ़ी तो उनको सीधा दिमाग में गोली मार दी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ये उन महिलाओं के सुहाग का बदला था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सर, आप काफ़ी मुखरता से डिफेंस के लिए बोलते रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि पहलगाम हमला, जब आपने खुद बताया कि कश्मीर से इतने अंदर तक आतंकवादी घुसे, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कहीं ना कहीं चूक थी? सुरक्षा एजेंसियों की चूक तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर कोई कहता है तो शायद वो कभी ऐसे आर्म फोर्सेस में नहीं रहा होगा या सुरक्षा एजेंसियों का उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। आज की ही खबर है, आज की या कल की ही खबर है, एनआईए ने कोर्ट में बताया है कि 2 पिट्ठू वालों ने उन आतंकवादियों की मदद करी थी। उनको वहाँ धर दिलाने से लेकर खाना खिलाने से लेकर बिना लोकल सपोर्ट के तो ये हो नहीं सकता। अब सुरक्षा एजेंसियां इतनी भी डीपली वहाँ रूटेड नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारी बॉन्डेज होती है। जम्मू कश्मीर बहुत पहले से इस देश का बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हमारे लिए ये एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। एक कश्मीर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार इसको वापस लेगी। तो अगर देखा जाए तो इतने डेंस एरिया में जो ऊपर नीचे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, वहाँ पर आप हर चीज़ की जानकारी कैसे रखेंगे? उसके बावजूद हमारी सबसे एजेंसी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे से काम कर रही है। आप देख रहे हैं अननोन गनमैन किलिंग्स चल रही है, तो ये उन्हीं के कारण तो चल रही है। लेकिन इस हमले का अंदाज़ा ये इतना क्योंकि इतना जल्दी सारी चीज़ें होने लग गई, ये लोग वहाँ आए, इन लोगों ने वहाँ इसके पहले हमले नहीं हुए क्या देश में? 2008 में आप देखेंगे सबसे बड़ा फेलियर तो वो था। 2012 में दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी जिसमें जनरल वीके सिंह उस दौरान के आर्मी चीफ थे और उनका एक बयान था कि आर्मी के पास जो असला बारूद है वो युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है और 10 दिन से कम का भी असला बारूद उनके पास है। जिसके बाद अगर आप देखें तो एक और खबर चली थी कि सेना ने राष्ट्रपति भवन का रुख किया है। एक बोला गया था कि कुछ तरीके से वो उन लोगों ने पूछ किया है उस तरह कुछ एक्शन लेने के हिसाब से, लेकिन फिर बाद में उसको एक ड्रिल का नाम दे दिया गया। तो वो एक दौर था जिस समय हमारी सेना के पास में हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेना होने के बाद भी उनकी कैपेबिलिटी को कभी इन्होंने परखा नहीं। जैसे 2008 में जब 26/11 हुआ तब इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था तत्कालीन सरकार के पास कि उस पर एक्शन ले, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया नहीं। वहाँ पे ताज होटल में आतंकवादी थे, एनएसजी कमांडोज एयरपोर्ट पे ठहरे थे, लेकिन उनको सही टाइम पर उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया।
तो अब हम अगर इस तरीके की बात करें तो इस तरीके की चीज़ों के लिए कभी कोई तैयार नहीं होता है। ये तभी की तभी चीज़ें होती है और चाहे कोई भी देश हो, केवल भारत की बात नहीं मैं करूँगा, दुनिया में आप कोई भी देश उठा के देख लीजिए। आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद हमको 100% ये था ही क्योंकि मोदी सरकार की नीतियाँ बदल गई है। अब हम डिफेंसिव नहीं, अब हम ऑफेंसिव डिफेंसिव में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो इन लोगों का बदला लेना तो ज़रूरी था और आगे जैसे कि सरकार ने पहले भी साफ किया है कि इस तरीके की कोई कायराना घटना अगर और होती है तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर के हिसाब से देखेंगे और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो अलग हो गई क्योंकि नेवी को इस बार मौका नहीं मिला है तो इस बार नेवी एक अलग रोल प्ले कर सकती है। अभी आपने एक्ट ऑफ वॉर का जिक्र किया, तो फिर मेरा मानना है सर कि सीज फायर क्यों? क्योंकि हम भी जब देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को तो हमारा भी मन था कि यही समय है, सही समय है। ये समय था, मतलब एक आम भारतीय होने के नाते, कि ये समय था पीओके ले लेने का और उन्हें बताने का कि हमारी क्षमताएं क्या हैं। लेकिन कई लोग कहे कि ट्रम्प के वजह से सीज फायर किया गया। ट्रम्प ने कई वैश्विक मंचों से भी कहा, यहाँ तक कि सीज फायर के अनाउंसमेंट के पहले भी उनका कई ट्वीट आ गया कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? यार मैं इस बात पर यही बोलूंगा कि ट्रम्प की बातों को हम इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें क्योंकि सीधी सीधी बात है कि वो उस गर्लफ्रेंड की तरह है जो कभी रुठ जाती है और कभी ये करती है और उसके बाद में बोलती है कि अरे अरे यार चलो आज तो हम तुम्हारे साथ हैं, कल चल कर बोलेगी कि नहीं अब तो हम किसी और को खोज रहे हैं। तो ट्रम्प की बातों को ये ना लिया जाए, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई थी इस तरीके से भी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भीख मांगा था देश के सामने, गिड़गिड़ाया था कि भाई हमको सीज फायर करना है। अरे जिसको IMF से लोन लेने की जरूरत पड़ गई उसको हम ट्रम्प से उसका वैलिडेशन देंगे। अब आपने बात करी सीज फायर की, तो सीज फायर उस समय की जरूरत थी क्योंकि वो टाइम पर चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाती, शायद हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ रूम उठ जाता इस पूरे युद्ध का, क्योंकि हमने उनके सरगोदा बेस पर हमला किया था। मैं इसको आधिकारिक पुष्टि तो मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ ना, मैं इसमें कुछ और बोलूँगा, लेकिन बहुत सी अलग अलग रिपोर्ट्स अनऑफिशियली या अलग अलग तरीके से ये बोला गया था कि सरगोदा में अमेरिका का भी कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज था जिस कारण से अमेरिका भी कपकपा गया था। तो इस कारण से शायद उस दौरान की सीज फायर जो था वो नीड था। और ठीक है अगर सीज फायर हुआ, आगे पाकिस्तान की फितरत को देख के लगता नहीं कि वो ये करेंगे, मुझे लगता है कि पीओके जल्द ही आएगा। एक सेकंड मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूँगा। अभी जैसे आपने सीज फायर की बात की, लेकिन सीज फायर के बाद भी आपका एक ट्वीट मैंने देखा था जो आपने सीज फायर के तुरंत बाद किया, कि उसके बाद भी पाकिस्तान ड्रोन एक्टिविटी कर रहा है और फिर आपने उसे डिलीट कर दिया। तो ऐसा क्यों? यार देखो ना, आप सीमा पर थे उस समय, ना मैं सीमा पर था उस समय। सीमा पर हमारे सुरक्षा बल थे। जिस टाइम पर सीज फायर लगा और उस दौरान सब जगह ये हो गया कि अब तो सीज फायर हो गया, बहुत से लोग नाखुश थे देश में कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। और तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास फिर से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन एक्टिविटी जम्मू के क्षेत्र में होने लगी और उनके ड्रोन्स आने लगे। उसी दौरान का वो ट्वीट था जो आप कह रहे हो, और उसके बाद में मैंने डिलीट भी किया क्योंकि मैं वो ट्वीट डिलीट करने के पीछे कारण ये था कि उस दौरान तक के एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी निकलना थोड़ी डिफिकल्ट थी। वो डिफिकल्ट इसलिए थी क्योंकि सीज फायर होते ही सबको पता है पाकिस्तान की फितरत को देखे कि एक बार वो वापस आता है, लेकिन इसका जवाब इंडिया कैसे देता है इसके तरफ भी हमको देखना था। तो बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे हैं, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि सुरक्षा एजेंसियों ने, आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक करना शुरू किया और जब उनके फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक हुआ तो उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी रुकी। जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी हो रही थी तो फिर हमने क्यों नहीं जवाब दिया? फिर हम क्यों सीज फायर मानते रहे? जवाब दिया है। कौन आपको ये कह रहा है कि हमने जवाब नहीं दिया? आपको इंटरनेट पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे हमारे आर्म फोर्सेस ने उनकी फॉरवर्ड पोस्ट उड़ाई है, आपको देखो गोले दागते हुए आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो फिर सीज फायर क्यों? फिर सीज फायर आया कहाँ से?
देखो, सीज फायर का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया था, क्योंकि उस टाइम तक पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और उनको फिर से आईएमएफ के और जाके भीख मांगना था लोन का। इस कारण से उन्होंने अपना सीज फायर का प्रस्ताव रखा। लेकिन अब इसके पीछे भी एक टेक्निकलिटी है। अब अमेरिका से बातचीत कर के उसने सीज फायर का प्रस्ताव पर बातचीत करी और इंडिया ने अपने टर्म्स पे एग्री तो कर दिया। अब रिसर्च ये बोलती है कि इसके बाद चाइना नाराज हो गया, क्योंकि चाइना का मानना ये था कि भाई जब आपकी तरफ से ड्रोन एक्टिविटीज चल रही है, वहां से ये चल रही है, तो आपने सीज फायर का प्रस्ताव किसी और इसमें आके क्यों रखा। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने जो उसके बाद दो दिन शाम में ड्रोन एक्टिविटीज हुई, ये उसी को दिखाने के लिए कि चलो ठीक है, हमने सीज फायर किया और अब हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान रेडी नहीं था। जिस तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस उनकी फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक करेंगे और उनके सारे सामने के जो पोस्ट है, आप देखो वीडियोज है, वो उड़ा दिए गए। तो जब वो उड़ा दिए गए तब पाकिस्तान को लग गया ये तो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और उसके बाद से विराम लग गया। करण जी, वीडियोस तो राफेल गिरने का भी है, तो क्या कहाँ है बताइए। जी नहीं, बिल्कुल है, इंटरनेट पे वीडियो है। मेरे को बताइए, एक वीडियो आप मुझे बता दें जहाँ राफेल गिरने का हो, एक वीडियो बता। अरे पूरा मलबा दिखा था उस समय। दिखा है? नहीं दिखा है। मैं आपको पूरा ये कह रहा हूँ, JF-17 का मलबा है जो जैसलमेर में गिरा था। पाकिस्तान ने AI वीडियो सर्कुलेट की है, हमने पाकिस्तान की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है। एक राफेल का वीडियो आप मुझे बता दीजिए कि राफेल गिरता हुआ वीडियो, एक भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान में तो कई जगह पे वो दिखाया गया, पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि राफेल गिराए हैं और 4 से 5 राफेल गिराए हैं, एक नहीं। आप पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने शायद गौर से नहीं देखा, हालांकि सीरियसली लेने जैसा देश है भी नहीं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो काफी कॉमेडी थी। AI जनरेटेड वीडियोस वो अपने इसमें यूज कर रहे हैं। मैंने क्योंकि काफी बारीकी से वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो AI जनरेटेड वीडियोस उन्होंने सारे यूज किए। अगर आप बोल रहे हैं कि राफेल गिराया है, तो आप मुझे एक वीडियो बता दीजिए राफेल का, और मैं उनके 4 से 5 वीडियो तो आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि उनके एयरफोर्स के जो जेट्स गिराए उनके वीडियो अलग अलग जगह, उनकी मिसाइलें गिराई है, उनको हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स में जो उनके ड्रोन गिराए हैं, उनके हजारों वीडियो। लेकिन राफेल का एक वीडियो क्यों नहीं है? हमने भी तो सर ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि हमारा क्या नुकसान हुआ। यार हमें कौन सा IMF से लोन लेना है जाके? हम सारा 10-15 और खरीद ले आए राफेल, उसके बाद में गिरे हैं ना गिरे हैं वो चर्चा का बाद में विषय हो सकता है। उसके लिए डिफेंस के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, वो चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आप और मैं कौन है? हमारा काम था, हमने उनके 11 एयर बेसेस उड़ाए, 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए। वो भी तो सर फिर मानने को तैयार नहीं कि हमारे 9 उड़े या 11 उड़े। तो हमारे पास तो वीडियो की प्रूफ है। मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं अभी आपको सारे लिंक्स भेज देता हूँ। और हमारे पास सारा प्रूफ है, हम इतने मजबूत हैं, लेकिन उसके बाद भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, रेड फोर्ट में दिल्ली जैसी जगह में बम ब्लास्ट हो गया। ये एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं था? देखो, वो इंटेंशनल ब्लास्ट नहीं था, वो RDX कैरी करके इधर से उधर मूव करवा। रेड फोर्ट वाला हुआ, आपने कहा कि RDX कहाँ से आ गया है, तो आप अगर ठीक से अगर उस दिन की न्यूज़ फॉलो कर रहे होते तो आपको पता चलता कि 2500 किलो RDX जो है MIA ने धरा है। ठीक है, इंटरनल सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं आ सकता। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं बोल रहा कि किस तरीके से कहाँ से कैसा क्या लाया गया। इसमें उसी तरीके से जैसे पहलगाम हुआ, 2 पिट्ठू वालों ने उन आतंकवादियों की मदद करी, अपने घर से खाना खिलाया। उनके बहुत से लोग आज भी है जिनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, और वो क्रैकडाउन चलते आएगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस दौरान की न्यूज़ अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के बाहर ठीक उस तरीके का धमाका हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भारतीय सेना या भारत का इसमें हाथ था, लेकिन जिसका ये हाथ था उससे ज्यादा क्षति हुई है, उसी मॉड्यूल पे हुआ है, और पाकिस्तान को उसका जवाब मिल गया। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को उसका जवाब मिल गया, हमारी सरकार ने पाकिस्तान को उसका जवाब दे दिया। लेकिन फिर नहीं, सरकार, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने सरकार का नाम इसमें नहीं लिया है, ना भारत की किसी इसका ही। चाहे ये कोई भी करा सकता है, अननोन गनमैन वैसे भी आजकल ट्रेंड में है। अरे अननोन गनमैन भी करवा सकते बिल्कुल करवा सकते हैं, ठीक है, आधिकारिक ये चीज नहीं है कि सरकार ने नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार को ऐसे भी आदत है कि वो अननोन गनमैन में धुरंधर का प्रमोशन करके अपना प्रचार कर लेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अननोन गनमैन एक्टिविटीज हो रही है? 2014 के पहले अननोन गनमैन की लिंक्स क्यों नहीं हुई?
हमारी तो सबसे शक्तिशाली सेना है। क्यों उस टाइम पर ऐसी परिस्थिति बनी कि सेना अध्यक्ष को मीडिया में आके ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास 10 दिन युद्ध लड़ने का भी असला बारूद नहीं। तो फिर क्या अननोन गनमैन का क्रेडिट भी आप ही लोग ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे हैं, हम तो सरकार को दे रहे हैं। हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन सरकार जो करा रही है या नहीं भी करा रही है, जो भी है, मैं उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। 2014 के बाद ही क्यों शुरू हुई? आप अभी ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पहलगाम हमले की जो फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है 22 तारीख को, उससे लेके आज तक का न्यूज खबरें उठा ले, 6 प्रमुख आतंकवादियों को जो मुख्य तौर पर ये थे, कॉन्स्पिरेटर थे अलग अलग हमलों में, उनको उनकी किलिंग्स हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें आई हैं। तो खबरें तो सर आप लोग भी चला रहे हैं ट्विटर पे। अभी पचपत्रा में जो हुआ कि उसमें आईएसआई का हाथ है। हम चला रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में हमें आज़ादी है, हम कुछ भी लिखेंगे। और आईएसआई का हाथ हो भी सकता है, कल चलकर अगर इन्वेस्टिगेशन बोल दे कि हाँ आईएसआई का हाथ था, तब आप क्या कर लेंगे? तो फिर ये गलत नहीं है कि आप लोग इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं? फिर या तो आधिकारिक तौर पे पुष्टि आ जाने दीजिए। आधिकारिक तौर पर पुष्टि जब आएगी तब आएगी। अगर हमारे इंटरनल सोर्सेस कहीं हैं और हमको कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल लिखेंगे। इसके लिए हम स्टेट थोड़ी कर रहे हैं, क्लेम थोड़ी कर रहे हैं इस बात को। हम तो उसमें हमारा अनुमान दे रहे हैं। तो हमारे इंटरनल सोर्सेस क्या ये नहीं बता रहे कि आगे की कार्रवाई क्या चल रही है? आगे की कार्रवाई, अब 24 घंटे के बाद पाकिस्तान के नेशनल रिफाइनरी पर सेम हमला होता है, सेम तरीके से आग लगाई जा रही है। मैं नहीं कह रहा, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है इसमें। बलूचिस्तान के वो भी हो सकते हैं रिबेल्स। मुझे आपसे ये जानना था कि हमारी सरकार कब तक केवल रिएक्टिव मूड में चलेगी कि वो कुछ करे उसके बाद हम कुछ करें? देखो, समस्या ये है ना, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। अब आप बोलोगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो भाई सरकार हर फ्रंट पर अपनी अपनी चीज़ें कर रही है। जब से मोदी सरकार बनी, बहुत तरीके की चीज़ें देश में हुई है। डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसके बाद में कोविड आया है। कोविड आने के बाद में विश्व स्तर पर कुछ कुछ चीज़ें बदली है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चला, ईरान और इसराइल का चल रहा है, यूएस उसमें ये दे रही है। बहुत फैक्टर होते हैं इसमें। हम डिप्लोमेटिकली हर फैक्टर में हम उसमें नहीं घुस सकते। सरकार अपनी चीज़ों पे अपने एंड पे लड़ रही है। हर जगह आप डायरेक्ट जाके फाइट नहीं कर सकते, तब अननोन गनमैन काम आते हैं। अननोन गनमैन काम आते हैं, बिल्कुल काम आते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि देश में जो लोग मर रहे हैं, हमारे और आपके लिए वो केवल आंकड़े मात्र चीज नहीं है, वो हमारे अपने हैं। वो एक भी मरे और 1000 आतंकवादी मार दिए जाएं। यार ये लोग बिल्कुल हमारे अपने हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये हमारे अपने नहीं हैं या हम केवल आंकड़ों की बात ही कर रहे हैं। तो ये सारे इंसिडेंट्स काफ़ी अनफॉर्चुनेट होते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं बोल रहे हैं कि आंकड़े के लिए है, नहीं है। और आगे भी हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ बिल्कुल इसमें पैनी नज़र बनाए रखी हुई है कि इस तरीके की आगे कोई चीज़ ना हो। आप हर जगह जाइए, लगता है अभी काफ़ी दिन से सुरक्षा के अलग अलग इंतजाम किए हुए हैं। अभी हम हाल ही में कश्मीर गए थे, हर तरीके की वहाँ पर सिक्योरिटी वहाँ पर लगी हुई है और वो डिप्लॉयमेंट देख रही है अपने अपने तरीके से। तो ये नहीं है कोई इस हमले का इंतज़ार नहीं कर रहा है, या कोई इन लोगों को क्षति कोई पहुंचे उसका इंतजार नहीं करो, और किसी को चाहिए नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरीके का कारनामा करेगा तो फिर हम भी तो थोड़ी कदर मचाएंगे। वहाँ थोड़ी हाथ जोड़ के हम बैठ सकते, जैसे पिछली सरकारों में लव लेटर लिखे जाते थे। करण जी, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हो चुके हैं, तो क्या अब भारत इस तरह के हमलों के लिए क्या आगे भी तैयार है? क्या मेक इन इंडिया अब हमारा इतना सशक्त हो चुका है? क्योंकि अभी हम जैसे ग्लोबली वॉर देख रहे हैं, ईरान यूएस हो गया या और भी कई जगहों पे जोग्राफिकली हमले चल रहे हैं। तो क्या भारत उस तरह से खुद को उतने सशक्त करने में लगा हुआ है या हो चुका है? भारत का सशक्तिकरण बहुत पहले तरीके से चल रहा है, हो चुका है। प्रिपरेशन हम हर तरीके से हर फ्रंट पे प्रिपेयर्ड है। अभी आप देख रहे होंगे कि हाल ही पिछले 1-1.5 महीने से मॉक ड्रिल्स शुरू हो चुकी है, फिर से ब्लैकआउट्स हो रहे हैं या रेड सायरन बज रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आगे ना हो, इन केस 0.1% की स्थिति में अगर हो जाती है
तो हमारा जवाब इस बार क्या है, उसकी प्रिपरेशंस अभी से हम शुरू करें, ताकि उतना उस टाइम पर ये नहीं लगे कि चलो ठीक है अब हम 5-7 दिन बाद कुछ कर रहे हैं। इस बार जो भी हमारे तरफ से हमला होगा, मुझे लगता है कि ये पूरा देश, पूरा दुनिया देखेगी कि कौन सा फ्रंट है। एक आखिरी सवाल करण जी आपसे अभी कि आप भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशन को अब कैसे देख रहे हैं? यार देखो, भारत पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशंस जो भी है वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि उसे ख़त्म होना है या उसे आबाद रहना है। आबाद रहना है तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी सभा में बोला था कि चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो अगर उनको रोटी खानी है तो रोटी खाए, वरना मोदी जी की मिसाइल्स तो है ही, तो उनको मिट्टी में मिलने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय एक टर्मिनोलॉजी कॉइन हुई थी उनकी कि गोली का जवाब गोले से, तो पाकिस्तान तैयार है फिर उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, आपने अपना समय दिया हमारे साथ और हमारे चैनल, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अपने सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ और अब आगे क्या क्या हो रहा है, इसकी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी।